how are you all? Hopefully you all are fine and you are doing very good. So this is Ritu and you are watching Maths Pirate. So अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलरली मिलती रहे, और जो भी न्यू एक्सरसाइज न्यू चैप्टर्स कराए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और मैं मोस्टली जो क्लासेस है 9th 10th 8th जो भी क्लासेस है उसके अलावा कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी आप लोगों को डालती हूँ, है ना। तो आपको क्लास के अलावा जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो भी वहाँ से सीखने को मिलेंगे। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.4 और होपफुली जो इससे पहले मैंने क्वेश्चंस करवाए थे वो आप सबको समझ आ गए होंगे। अगर उनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए कमांडर वांट्स टू अरेंज हिज सोल्जर्स इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। कह रहे एक सोल्जर है, ठीक है, एक कमांडर है, वो अपने सोल्जर्स को इस तरह से अरेंज करता है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो नंबर ऑफ रोज के क्या है, इक्वल। अब देखो अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर मैंने इस टाइप से कुछ बनाया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये तो क्या होती है, रो होती है, रो R1 R2 R2 R3 R4, ठीक है, ये रोज होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको बोलते हैं रो, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास, कॉलम C1 C2 C3। ये कुछ 12th में यूज होता है, ठीक है, रो कॉलम आप 12th में पढ़ोगे, बट अभी फिलहाल इतना बता रही हूँ कि ये रोज और ये कॉलम्स, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है दैट इज कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं, कॉलम्स। यहाँ इस चीज का रिलेशन क्या है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो कमांडर है उसने अपने सोल्जर्स को इस तरीके से अरेंज किया है कि जो नंबर ऑफ रोज हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दोनों क्या है, सेम है। मींस अगर नंबर ऑफ रोज ये भी 4 है और मान लो ये भी 4 है, C4 कॉलम्स भी 4 है, तो एक स्क्वायर फॉर्म होगा। कहने का मतलब है कि अगर रो और कॉलम चाहे वो 4 फिर 4 उसके अंदर रोज हो, कॉलम्स हो या फिर ज्यादा हो, तो वो क्या होगी, एक स्क्वायर फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ द सोल्जर्स इज 2800 फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड ऑल्सो find how many soldiers would be left out in this arrangement। और कह रहा है आपको ये भी बताना है कि कितने जो सोल्जर्स हैं वो इस अरेंजमेंट में बाहर हो गए, क्योंकि उसको तो सिर्फ एक स्क्वायर फॉर्म करना था, तो जो एक्स्ट्रा के सोल्जर्स है वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं भाई, 2800 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, here number of rows equals to number of columns। जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो क्या है, इक्वल है। तो क्या बोलेंगे हम, here number of rows equals to number of columns, so formation is square form, ठीक है। तो अब अगर हम इसको कुछ भी लेट करें, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और इसको मैंने क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया, ठीक है। तो अब उसने पूछा है कि ये बताओ, फाइंड इफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इज दिस देन फाइंड द नंबर ऑफ रोज। सो नंबर ऑफ रोज यानी कि हमें x फाइंड करना है। अब देखो अगर स्क्वायर फॉर्म है तो x इंटू एक्स, अगर स्क्वायर फॉर्म हो रहा है तो ये आएगा मेरे पास x इंटू एक्स इक्वल्स टू 2800, है ना भाई। अगर स्क्वायर फॉर्म है तो क्या होगा, रोज इंटू मल्टीप्लाई इक्वल्स टू जितने सोल्जर होंगे उतना आ जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है जब हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उसका जो एरिया होता है वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एरिया की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ सोल्जर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर रोज और कॉलम में है, ठीक है, ये रोज है ये कॉलम्स है, तो अगर रोज और कॉलम्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ सोल्जर्स आ जाएंगे। बट ये कह रहा है x इंटू एक्स इक्वल्स टू 2800। अब देखो सोचने की बात ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास नंबरिंग आएगी वो कैसी आएगी, एक स्क्वायर फॉर्म की आनी चाहिए। बट अगर आपको पता हो 2800 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। सो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि 2800 स्क्वायर है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, देखो डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है कि 2800 जो है वो स्क्वायर नहीं है। तो अगर स्क्वायर नहीं है तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना जाए। अब देखो 2800 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो पेयरिंग की हमने
चलो भाई कितने से करेंगे, 5 5 जा 25 से, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया, 3 आया 00। अब क्या करेंगे, इसको ट्वाइस करके नीचे ले आएंगे, तो 5 2 जा 10। अब देखो अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या करेंगे, पेयरिंग राइट साइड से बनानी शुरू करेंगे, राइट साइड से। लेकिन अगर यहाँ पे डेसिमल होता तो फिर हम डेसिमल के बाद जो पेयरिंग है वो क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से, ठीक है। चलो 5 2 जा 10 आ गया। अब कितने से करूँ, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 3 जा 9 0 3, तो वो नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे 2, ठीक है। तो चलिए 2 लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 0 और 2। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 4 गया 6 और ये आ गया 9, तो कितना आ गया मेरे पास 96। तो मुझे तो क्या चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए था कि मुझे जो 2800 सोल्जर्स है इनको एक स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो बाकी बाहर आएंगे बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम 52 की रो मतलब रो और कॉलम 52 होगा तो हमारे पास जो अरेंजमेंट होगा वो कितने सोल्जर्स का होगा वो देखेंगे। इट मीन्स हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। सो चलिए ऊपर ही लिख देती हूँ मैं इसको। इफ वी सब्ट्रैक्ट 96 from 2800, then we get an arrangement of perfect square। तो हमें अरेंजमेंट जो है सोल्जर्स की वो एक परफेक्ट स्क्वायर में मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई कितने हैं सोल्जर्स टोटल, 2800। अगर हम उसमें से 96 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो नंबर यहाँ पर आएगा वो क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो चलो सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 9 गए 0, यहाँ पर बचा 7, तो ये आ गया। तो ये क्या है, मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है 52 का होगा। क्यों, क्योंकि 96 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 52 फिर कंप्लीट उसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया, परफेक्ट नंबर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब उसने पूछा था नंबर ऑफ रोज, तो अब यहाँ से मैंने आपको जब ये समझाया था तब बताया था नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स के। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट x इंटू एक्स यानी नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू 2704 इक्वल्स टू 2704, ठीक है। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे 2800 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करना था तो मैंने ये नंबर वहां से फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये आ गया 2704 और मुझे क्योंकि x चाहिए, सिर्फ नंबर ऑफ रो चाहिए या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स पूछे, एक ही बात है क्योंकि दोनों ही x हैं। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2704 और 2704 किसका स्क्वायर रूट है, 52 का, ठीक है। सो फाइनली क्वेश्चन में आंसर क्या आया हमारे पास, नंबर ऑफ रोज आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये है मेरे पास नंबर ऑफ रोज, यहाँ लिख देते हैं। सो number of rows equals to 52 equals to 52, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई मेरे पास, 52। अब उसने बोला था कि जो ये अरेंजमेंट है, हाउ मेनी सोल्जर्स वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में कितने सोल्जर्स लेफ्ट आउट हो गए। दस नंबर ऑफ सोल्जर्स left out in this arrangement। भाई इस अरेंजमेंट में कितने सोल्जर्स लेफ्ट हो गए, पहले तो मुझे बताओ टोटल जो सोल्जर्स थे वो कितने थे, वो थे 2800, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करना था, क्योंकि एक स्क्वायर फॉर्म करना था तो हमने वहां से एक परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिया, वो ये है। तो भाई इतने सोल्जर्स को लिया है तो बाकी क्या है वो अरेंजमेंट से बाहर हो गए, मीन्स टोटल थे 2800 और मैंने लिए हैं 2704 एक स्क्वायर फॉर्म के लिए। तो फिर कितने बचे, 96। कितने हमने कितना ये सब्ट्रैक्ट करके पहले ही निकाला था ना, तो 96 आ गया, ठीक है। सो होपफुली क्वेश्चन समझ आ गया, थोड़ा सा लेंथी था, कुछ मैंने थोड़ा ज्यादा ही एक्सप्लेन करके आपको बताया तो आपको थोड़ा ज्यादा लेंथी लग रहा होगा। एक बार आपको समझ में आ गया, जब उसको आप खुद से करोगे तो आपको ज्यादा लंबा नहीं लगेगा, शॉर्ट सा लगेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से रीड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सबने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी, तो ये क्वेश्चन भी पाइथागोरस थ्योरम पर ही बेस्ड है, ठीक है।
पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो वही है इसके अंदर भी। चलिए देखते हैं फिर क्या है क्वेश्चन में कह रहे हैं इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो पहले तो मैं यहाँ पर कोई एक राइट एंगल बना लेती हूँ। मैंने बनाई ये राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल पता है ना, जिसके अंदर एंगल कितना होता है 90 डिग्री। वो कह रहे हैं एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल B इज 90 डिग्री। अब आपकी चॉइस है, आप ABC ऐसे लिखो या A यहाँ से स्टार्ट करो, बट B हमेशा मतलब B बीच में आना चाहिए, क्योंकि वो B पे 90 डिग्री बता रहा है, तो 90 डिग्री तो यहीं पर है, ठीक है। तो कह रहे हैं इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री इफ AB इज 8 सेंटीमीटर एंड BC इज 15 सेंटीमीटर देन फाइंड AC, ठीक है। ये थोड़ा छोटा है, आप लोग खुद कर लोगे। मैं नेक्स्ट पार्ट करा रही हूँ। इफ AC इज 26, इफ AC इज 26 एंड AB इज 24, AB इज 24 देन फाइंड BC, ठीक है। क्वेश्चन दोनों ही सेम है, तो मैं ये वाला आपको करा रही हूँ। देखिए, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट AC इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है भाई, हमें फाइंड करना है BC। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं हम भाई, पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं जो हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो सबसे लार्जेस्ट जो साइड होती है, तो वो कितनी है AC। सो AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के, या फिर आप ये बोल सकते हो H का स्क्वायर के बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो AC का स्क्वायर कितना है 26 का स्क्वायर। अब देखो, हमें जो फाइंड करना है हम वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये होता है थ्योरम, ठीक है। मुझे BC फाइंड करनी थी, तो BC के लिए क्या करेंगे, जो सबसे लार्जेस्ट साइड है उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे उसको, और अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना तो आप नेक्स्ट लाइन को ऐसे कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो BC निकालनी है, बेस निकालना है हमें। तो बेस क्या होगा भाई, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, मैंने लेंथ लिखी है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। देखो और थोड़ा सा इजी बताती हूँ मैं आपको, डायरेक्ट लिख लो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। अब हमारे पास हमें चाहिए क्या चाहिए, बेस, तो हम लिखेंगे बेस का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेस कितना है, बेस है हमारे पास BC का स्क्वायर, है ना। बेस तो BC का स्क्वायर ही फाइंड करना है, ठीक है। और H स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ से आप और इजी कर सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ B चाहिए, तो ये यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट मैंने लगा दिया वहां। अब मेरे पास B क्या है, बेस क्या है मेरे पास BC, तो BC बेस निकालेंगे रूट। अब H क्या है, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 26 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 24 का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास 24 का स्क्वायर। ये ध्यान रखें, जब भी आप परपेंडिकुलर और जो बेस वगैरह ये निकालेंगे तो जो आपका ये फॉर्मूला है इसको ध्यान रखें, क्योंकि इससे मिस्टेक हो जाएगी। देखो सबसे बड़ी जो साइड है, सबसे पहले देखो जो सबसे बड़ी साइड है, आपको उस साइड को देखना है कि वो साइड कितनी है, ठीक है। और जैसे ही आपने साइड देखा कि हाँ भाई ये सबसे बड़ी वाली है, तो उसमें से चाहे बेस हो चाहे परपेंडिकुलर, आप उसको ही सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है। चलो 1 मिनट, एक क्वेश्चन और है, देखो ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, BC कितना आ गया हमारे पास, रूट 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब भाई 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 और 24 का कितना होता है 576, है ना। दोनों सेम सही है। तो जब आपको लर्न भी करना पड़े स्क्वायर नंबर्स का, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर, तो आप ध्यान रखो 26 24 का बिल्कुल लीजिए, 26 का 676, 24 का 576, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया 100, भाई दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 आया। अब रूट 100 का रूट कितना आ जाएगा 10। सो हमारे पास जो BC है वो साइड आ चुकी है, और वो क्या आई, BC इक्वल्स टू
10 सेंटीमीटर। तो BC आ गई मेरे पास 10 सेंटीमीटर। तो कैसा लगा क्वेश्चन? इजी था ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड ए स्क्वायर फील्ड with barbed wire whose area is this meter square. The cost of barbed wire is 5 per meter. आपको फेंसिंग करनी है एक स्क्वायर फील्ड की, ठीक है? किसकी करनी है? एक स्क्वायर फील्ड की। तो देखो क्वेश्चन क्या है, आपको एक स्क्वायर फील्ड दे रखा है, ठीक है? स्क्वायर फील्ड का मतलब बार बार वही समझा रही हूँ, जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो? इक्वल हो, ठीक है? तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब आप सबको पता है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कब होती है? जब उसकी पेरीमीटर हमें पता हो। भाई हमें यहाँ पर तार लगा रहे हैं, तार लगाने हैं। फेंसिंग का मतलब क्या करना है? हमें यहाँ पे जो वायर होती है वो यहाँ पर फेंसिंग करनी है उससे। तब वो फेंसिंग इसमें दे रखा है, हमें एरिया दे रखा है। लेकिन एरिया तो ये हो गया ना, इसके अंदर का जो भी ये है, ये हो गया एरिया। तो मुझे वायर बीच में थोड़े लगाने हैं। वायर तो कहाँ लगेगी? जो इसकी बाउंड्री है इसके ऊपर यहाँ लगेगी ना वायर। तो हमें क्या चाहिए? इस फील्ड की क्या चाहिए? पेरीमीटर। और वो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमारे पास साइड आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो हम वहां से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्क क्या है? इसका जो एरिया दे रखा है उससे हम साइड फाइंड करेंगे, ठीक है? सो गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज कितना है भाई? वो है मेरे पास 22,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है? सो साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कहां से आएगी भाई? इसका रूट कर देंगे, है ना? स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? इसकी साइड मिल जाएगी, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो एस का स्क्वायर हुआ, साइड इंटू साइड यानी एस का स्क्वायर, और ये है हमारे पास। तो मैंने क्या किया? स्क्वायर को हटा के क्या कर दिया? इसका स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है? तो देखो अब साइड ऑफ स्क्वायर मेरे पास ये आ गई। अब 22,500 का क्या फाइंड करेंगे? स्क्वायर रूट। तो आप साइड में करके दिखा देना, और अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा हो तो 225 किसका स्क्वायर रूट है? 15 का। और क्योंकि डबल जीरो है तो जब भी डबल होती है तो 1 हमारे पास बाहर आ जाती है, तो ये कितने का आ जाएगा? 150 का। बट क्योंकि हम एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं, हम शॉर्ट मेथड यूज नहीं करेंगे रीजनिंग के या बाकी कोई क्वेश्चन से, या हमें MCQ दिए जाए तब हम शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बीच बीच में आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है? बट आपको करना क्या है? इसको सिंपली साइड में, आप नोटबुक में साइड में इसको सोल्व करके जरूर दिखाना है, ठीक है? तो पेयरिंग करो, कर ली पेयरिंग, ठीक है? राइट साइड से हमने 2 के पेयर्स बना लिए। 1 1 जा 1, तो ये 1 आया। नेक्स्ट पेयर मैंने नीचे ले लिया, इसका क्या करेंगे? ट्वाइस, ठीक है? चलो अब 5 से करते हैं। सो 25 5 जा 125, ये आ गया 0, और यहाँ से जब इन 2 zeros को उतारेंगे तो एक 0 कहाँ चली जाएगी? ऊपर, क्योंकि 0 को तो अब किससे डिवाइड करेंगे? राइट। सो मेरे पास आ गया साइड ऑफ स्क्वायर आ गई मेरे पास 150 मीटर, ठीक है? तो मुझे क्या चाहिए? फेंसिंग करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड भी लिख सकते हो यहाँ पे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड कितनी होगी भाई? पेरीमीटर क्या होती है स्क्वायर की? बताओ जल्दी से। सम ऑफ ऑल साइड्स, और क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है तो हम उसको लिख सकते हैं 4 इंटू ऑल साइड्स। तो 4 इंटू ऑल साइड कितनी है? 150, तो 4 इंटू साइड, तो ये आ गया 1500, 15 इंटू 4 160, तो ये आ गया 600 मीटर। तो पेरीमीटर आ गई, ठीक है भाई? तो अब कह रहा है द कॉस्ट ऑफ बार्ब्ड वायर इज 5 पर मीटर। सो कॉस्ट ऑफ बार्ब्ड वायर ऑफ 1 मीटर इक्वल्स टू कितना था? 5, ठीक है? ऑफ पर मीटर, आप 1 मीटर लिख दो या पर मीटर, ऑफ पर मीटर कितनी है भाई? 5 रुपीज, ठीक है? कितना है? 5 रुपीज है। तो कितने के निकालिए हमें? हमारी पेरीमीटर 600 है, तो कॉस्ट ऑफ बार्ब्ड वायर ऑफ 600 मीटर, 600 मीटर। तो 600 मीटर की कितनी हो जाएगी भाई? जब कोई नंबर बड़ा है तो उसके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना आ गया? 3000 रुपीज, 3000 रुपीज। तो होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देखिए और फिर खुद से करोगे, क्योंकि जब हम कोई चीज़ देखते हैं ना तो वो ठीक है, हमें लग रहा है कि हाँ हमें सब कुछ आ रहा है,
सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन जब उसको बंद करके, किसी भी बुक में भी ये होता है, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं सब कुछ समझ आ रहा है, बट जब उसको बंद करके खुद से एक बार रिवाइज करते हैं तब वो अच्छे से समझ में आता है, तब हमें पता चलता है कि हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। फिर उसको खोलेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे। सेम ये है कि मैं करा रही हूँ, आपको ईजी लगेगा, जब आप खुद से एक बार करोगे तो कहीं ना कहीं तो जरूर अटकोगे, और जहाँ अटकोगे वहीं सोच लो कि आपको ये नहीं आ रहा, दोबारा से देखो या फिर उसको फिर से कोशिश करो करने की। और जब भी क्वेश्चंस करो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लिया, मैथ्स में सिर्फ एक ही चीज है, अगर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लिया मतलब आपने बाजी जीत ली। बाजी जीत ली मतलब क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो प्रोसेस तो आप सबको पता है, क्योंकि मैथ्स क्या है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड सबका कॉम्बो है ना, और वो तो आप सबको आता है, क्योंकि आप इतनी जूनियर क्लास में तो हो नहीं कि आपको ये सब कुछ नहीं आता हो, ठीक है। और जो नई चीजें ऐड होती जा रही है, स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो वो तो आप धीरे धीरे सीख। एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, एस्टिमेट करना आपको, स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना, जो हमें मेथड था इससे फाइंड नहीं करना, सिर्फ एस्टिमेट करना है बाय अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। उसके अप्रोक्सीमेट, आप बिल्कुल तो एग्जैक्ट बताने के लिए आपको क्या करना है, उसको एस्टिमेट करना है उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए। तो 10th का फर्स्ट देखिए, 10th का फर्स्ट है हमारे पास 160, 10th का फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, मतलब नंबर है मेरे पास 160, तो मुझे इसको एस्टिमेट करके मुझे क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो नंबर छोटा मैंने इसीलिए लिया है कि आपको समझ में आए। तो अभी ये 160 है मेरे पास, अब इस 160 को ये देखो कि इसके नियर बाय, राइट लेफ्ट दोनों साइड कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो आपको पता हो। तो देखो 160 है ये, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 है ना, तो वो तो बड़ा हो गया। तो अगर 13 का स्क्वायर 169 है तो 12 का कितना होगा, 144। तो हम क्या बोलेंगे, नंबर लाइज बिटवीन, जो नंबर है वो लाई कर रहा है किस किस के बीच में, नंबर लाइज बिटवीन 144 एंड 169, ठीक है। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूँ कि नंबर लाइज बिटवीन 144 एंड 169। इसी लाइन को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, क्या कि जो 144 है वो लाई कर रहा है इन दोनों नंबर्स के बीच में। एक ही मीनिंग है दोनों लाइंस का, मैंने अलग अलग लिख के बताया, क्योंकि जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ देख ले, ठीक है, क्योंकि पहले समझना जरूरी है, बाद में तो आप लोग कर ही लोगे क्वेश्चंस को। इतना तो मुझे पता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो ना, इजीली कर लोगे आप सब लोग। तो देखो क्या है, 144 जो 160 है वो लाई कर रहा है 144 और 169, मीन्स जो भी हमें वैल्यू दे रखी है अगर उसकी अप्रोक्सीमेट या एस्टिमेट करके वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ ये देखना है कि उसके दाएं और बाएं, उसके दाएं बाएं जो मेंबर्स बैठे हैं वो परफेक्ट नंबर्स बताने की, वो परफेक्ट नंबर्स क्या है, निकाल लिया, ठीक है। अब ये देखना है ये 144 किसका स्क्वायर था, 12 का, 169 किसका था, 13 का, यहाँ तक ठीक है, ओके। अब ये देखो ये 169 या तो 12 अप्रोक्सीमेट करे ना, हमें वैसे तो वैल्यू फाइंड करनी नहीं है, हमें एस्टिमेट निकालना है, तो क्या करेंगे, अब ये देखेंगे जो ये 160 था ये इसके ज्यादा नियर है या इसके, भाई इसके ज्यादा नियर है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 9 नंबर्स का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का हो गया 44 और 650, यहाँ पे 16 का हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे here 160 is much closer to 169, 169 के ज्यादा क्लोजर है, तो अप्रोक्सीमेट क्या हम लिख सकते हैं इसको, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 160, भाई 160 का स्क्वायर रूट ही फाइंड करना था ना, तो 160 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास 13, क्योंकि अप्रोक्सीमेट निकाल रहे, कोई करेक्ट नंबर नहीं निकालना हमें, तो अप्रोक्सीमेट क्या होगी कि 13 के स्क्वायर के, क्योंकि जिसके ज्यादा क्लोज हो, जिसके ज्यादा क्लोजर है हमें वो वाला नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम आप जो 1035 है उसको देख लोगे कि वो किस किस नंबर्स के बीच में किसके ज्यादा क्लोजर है, तो वो नंबर उसका क्या होगा, स्क्वायर रूट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स डायरेक्टली, ठीक है, आपको डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली कैसे बताओगे, तो चलो वो भी देखते हैं। सो हम फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, इसमें कौन सा नंबर ले, देखिए नंबर है यहाँ पे हमारे पास 169 भी है इसके अंदर और 6724 भी है। तो चलिए थोड़ा सा तो आपको समझ में आ ही गया, तो अभी मैं यहाँ पर बड़ा नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। तो 11 का सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास
6724 है, ठीक है। तो अब सेम वही प्रोसेस यहाँ पे करना है। ये डायरेक्टली बोल रहा है बट यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं निकालनी, कुछ प्रोसेस वैसा ही उसमें अप्रोक्सीमेट निकाली थी, यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना बट डायरेक्टली, मतलब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो अब देखो 6724 के दाएं बाएं कौन से परफेक्ट नंबर्स हैं। तो देखो भाई 67, तो हो जाएगा 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो देखो 8 8 जा 64 है, अभी उसके बीच में तो कोई नंबर आएगा नहीं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 6400 और 64 यानी 8 और उसके बाद 9 यानी 9 9 जा 81, 8100 के नियर है। ये किसका स्क्वायर है भाई, ये 80 का स्क्वायर है और ये आ गया मेरे पास 6724 और ये किसका है 90 का स्क्वायर है। तो देखो जब भी ये नंबर्स चूज करो तो ये ध्यान रखना, ये नहीं कि ये 80 ले लिया और ये 81 ले लो, नहीं भाई। अगर आप ऐसे ही लोगे, ठीक है, अगर ऐसे शॉर्ट नंबर्स ही लेंगे, हमें ऐसे लेना होगा तो फिर तो कैलकुलेशन उतनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 80 का स्क्वायर इजी था। क्यों, 8 का हमें पता है 64 होता है और 0 का मतलब उसकी डबल कर देंगे, 9 का पता है 81 और 0 का क्या हो जाएगा डबल, तो ये सिंपल है। बट अगर 81 का स्क्वायर निकालेंगे तो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और जरूरी है कि वो इससे छोटा या बड़ा हो, कुछ नहीं पता है ना, तो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो हम डायरेक्ट ही वो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही अप्लाई कर लेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है ये मेथड। तो सबसे पहले क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया हमने कि ये जो नंबर है वो 80 के स्क्वायर और 90 के स्क्वायर के बीच में है, बिल्कुल सही है। तो जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो 80 से 90 के बीच में आएगा, क्योंकि 80 90 तो आएगा नहीं, ये नंबर तो वेरी कर रहे हैं ना। चलिए तो अब कितना आएगा, अब आपको देखनी है इसकी यूनिट डिजिट। अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कि अगर नंबर के लास्ट में 4 है, हमने पढ़ा था ये इंट्रो पार्ट में कि अगर नंबर के लास्ट में 4 है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट नंबर क्या आएगा। भाई सिंपल सी बात है, 4 कब कब आ सकता है, या तो 2 2 जा 4 में आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, ठीक है, अगर 2 2 का मल्टीप्लाई हो रही है, या फिर कब आएगा 8 8 जा 64 आता है। तब इन दोनों कंडीशन में क्या आएगा, हमारे पास जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, वो क्या आ जाएगी 4 आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये 4 कब आएगा, या तो लास्ट में 2 होगा या लास्ट में 8 होगा। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो ये 80 का स्क्वायर है, जो 6724 होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, या तो 2 या 8, यानी 80 और 90 के बीच में कौन कौन से दो नंबर आ गए, या तो 82 या फिर 88, या तो 82 या फिर 88, ठीक है। ये दोनों नंबर्स इसके क्या हो सकते हैं, स्क्वायर रूट हो सकते हैं। अब दो तो आंसर दे नहीं सकते क्योंकि दो तो किसी नंबर के आंसर होंगे नहीं, तो अब आपको बताना है कि एक नंबर इसका क्या आंसर आएगा। अब हमें सेम वही चेक करना है कि ये नंबर किसके ज्यादा क्लोज है, इसके या इसके। तो भाई जल्दी से बताओ किसके ज्यादा, यहाँ 64 है, ये 67 है, तो 300 अप्रोक्स 300 का डिफरेंस हुआ। यहाँ पर देखें तो डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, तो किसके ज्यादा क्लोज है, ये 6400 के, ठीक है। तो जिसके ज्यादा क्लोज है इधर, तो मतलब छोटे वाला नंबर आ जाएगा, उधर यानी बड़ा होता तो हम बड़े वाला नंबर ले लेते, ठीक है। जिसके ज्यादा क्लोज है वो। हियर स्क्वायर रूट ऑफ 6724 में भी क्या क्या हो सकता था भाई, या तो 82 और या फिर 88, ये दोनों हो सकते थे। नाउ 6724 इज much closer to 6400, 6400 के ज्यादा क्लोज है, तो हम क्या लिखेंगे, सो स्क्वायर रूट ऑफ 6724 इज 82, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्ट देख लिया, और अगर आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं तो उसके लिए आप इसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 82 का स्क्वायर निकाल सकते हो, वो यही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिला है यहाँ पे आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इवैल्यूएट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मैं आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है, तो आप उससे सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट कह रहे हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट आपको दे रखा है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। तो ये भी इजी है क्योंकि हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने साइड निकाली थी और फिर उसकी पेरीमीटर निकाली थी प्लॉट की। तो सेम यहाँ पर प्लॉट का एरिया आपको दे रखा है और आपको क्या करना है, साइड निकालनी है, ठीक है। तो वो आप लोग कर लोगे, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा। बट अगर फिर भी आपको डाउट कहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ये एक्सरसाइज का हो गया दी एंड, और फिर स्टार्ट करेंगे नई एक्सरसाइज, तो उसके लिए थोड़ा सा
वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।